हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हमने आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाया था, जिसमें से साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है और साइंस में 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दिया गया है। और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको बता दें कि केमिस्ट्री में हम इसमें 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे और इन्हीं 5 से 6 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में दोनों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आपको केवल एक बनाना रहेगा। तो बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर जाएं, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो हमें पांच पांच रासायनिक अभिक्रिया दे दिया जाता है और उसे हमें परिभाषित करना रहता है, और ये है पहला चैप्टर से। तो आप पहला चैप्टर के सभी अभिक्रिया को अच्छे से याद कर लेंगे। इसमें से पहला है दिया है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में हमें लिखना, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। फिर हम इसको क्या कर लिए हैं, संतुलित कर लिए हैं। दोस्तों अगला परिभाषा आगे का अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता हो, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। तीसरा देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, देखिए दोस्तों यहाँ 2 बार लिखा गया, जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम क्रियाशील है। तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। फिर फेरस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। हमारा आगे का है अभिक्रिया, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस H2SO4। तो ये क्या किया जाएगा कि ये इसके साथ चला आएगा और Na के साथ SO4 आ जाएगा। तो यहाँ पर Na2SO4 प्लस HCl बनाता है। फिर Na2SO4 प्लस BaCl2, ये दोनों आपस में अपने अपने यौगिक को क्या किया कर लेगा, आदान प्रदान कर लेगा। तो यहाँ पे ये हो गया। मेरा आगे का है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में ऊष्मा निकलती है, प्रतिफल के रूप में ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसके साथ साथ ऊष्मा भी बनता है। दूसरा है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो CaO बनता है, CaO प्लस CO2 प्लस ऊष्मा बनता है। तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हमारे दैनिक जीवन में pH के किन्हीं 5 महत्वों का उल्लेख कीजिए। तो हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है pH का मतलब। तो दोस्तों हम इसका आंसर देखते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व निम्नलिखित है। पहला, हमारे शरीर में pH का महत्व। मनुष्य के शरीर का pH मान
0 से 7.8 के बीच होता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं इसी पीएच परास के बीच होती है। हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है। तो रक्त हमारा कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय होता है, और रक्त का पीएच मान हमेशा पूछा जाता है 7.4 होता है। दूसरा महत्व है कि अम्लीय वर्षा। तो वायुमंडल में बढ़ते हुए प्रदूषक गैस जैसे CO2, SO2, NO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि के कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। जब यही गैसें वर्षा जल में मिल जाती है तब अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। इस वर्षा के कारण जलीय जीव, जो जल में रहता है, जलीय जीव एवं मिट्टी काफी प्रभावित होती है। तीसरा महत्व है मिट्टी का पीएच। तो विभिन्न प्रकार के पौधों एवं फसलों के विकास के लिए मिट्टी का पीएच 7 के आसपास होना आवश्यक है। खेतों में रासायनिक पदार्थों के उपयोग करने पर उसका पीएच मान घट जाता है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करती है और उसमें फसल अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, चौथा महत्व है मेरा अपना ये क्वेश्चन का, भोजन का पचना या भोजन का पाचन। तो भोजन के पाचन के लिए HCl अम्ल आवश्यक है। दोस्तों, आपको बता दें कि HCl अम्ल हमारे आमाशय में मौजूद होता है। तो भोजन के पाचन के लिए HCl अम्ल आवश्यक है, जिसका पीएच मान 1 होता है। जब कभी हम अधिक भोजन कर लेते हैं तो उसको पचाने के लिए अधिक मात्रा में HCl अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण हमारे पेट में दर्द भी होने लगता है। पीएच का पांचवा महत्व है मुंह का पीएच। तो हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से घट जाता है तो दांत संक्षारित होने लगती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का कण हमारे दांतों के बीच रह जाता है, जिसके कारण उसमें जीवाणु उत्पन्न होता है। परिणामतः इसी जीवाणु के कारण मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। दोस्तों, केमिस्ट्री का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसके बनाने का विधि, गुण एवं उपयोग को लिखें। तो आंसर में देखते हैं दोस्तों। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। बनाने की विधि में होता है कि अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात NaHCO3 का निर्माण होता है। हम समीकरण के द्वारा देखते हैं। समीकरण देखें दोस्तों। समीकरण होता है कि सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस अमोनिया प्लस CO2, यहाँ बन गया NH3Cl प्लस NaHCO3, और ये अवक्षेप के रूप में बनता है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि NaHCO3 एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये जो समीकरण ये समीकरण के दौरान जो बनता है NaHCO3, ये अवक्षेप के रूप में बनता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में इसके गुण को पूछा है, तो इसको गुण को देखते हैं। NaHCO3 के गुण। तो पहला गुण है कि यह एक सफेद रवादार पदार्थ है जो जल में घुलकर क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। दूसरा है इसे गर्म करने पर CO2 और H2O मुक्त होता है, और इसके साथ ही साथ Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट में भी ये परिवर्तित हो जाती है। अब इसका उपयोग देखते हैं। तो NaHCO3 का उपयोग, पहला है इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग पावरोटी, मिठाई बनाने में किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग एंटासीड, जो इनो देखते हैं दोस्तों, वो इनो एंटासीड बनाने में होता है।
चौथा है इसका उपयोग घरों में अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। और आगे है इसका उपयोग कपड़ा, कागज एवं चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। तो दोस्तों कभी कभी हमें 5 रासायनिक नाम दे दिया जाता है या साधारण नाम दे दिया जाता है और दूसरा कॉलम में दे दिया जाता है उसका रासायनिक नाम और कहता है कि मिलान करने के लिए, और ये दीर्घोत्तरीय में पूछता है। तो मिलान करने के लिए बोलेगा आपको मिलान कर लेना है, इसे अच्छे से याद कर लें। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ग्लोम्बर लवण का सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2O। नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। नीला थोथा को दोस्तों तूतिया भी कहा जाता है, तूतिया। और लास्ट है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। दोस्तों केमिस्ट्री का 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। तो आंसर देखिएगा दोस्तों, विरंजक चूर्ण एक रासायनिक यौगिक है जो हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। विरंजक चूर्ण कैसा होता है? पीले रंग का एक पाउडर होता है। इसे चूना का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। बनाने की विधि देखिए दोस्तों, बनाने की विधि क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन पूछ दिया जाए तो इसलिए बनाने की विधि भी आप सभी को मालूम रहना चाहिए। तो बनाने की विधि में देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca का होल ट्वाइस को 313 केल्विन ताप पर गर्म करके उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर CaOCl2 प्राप्त होता है। समीकरण इसका होता है Ca का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन होता है, क्लोरीन, और यहाँ 313 केल्विन, तब क्या बनता है? CaOCl2 बनता है। तो इसको आपको याद रखना है। और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो आगे देखते हैं CaOCl2 का उपयोग। तो पहला उपयोग है इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। इसका उपयोग जल की सफाई में किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग उद्योग में लकड़ी की मज्जा बनाने में किया जाता है। चौथा देखिए, इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। पांचवा, इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। 7वां है, इसका उपयोग उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। दोस्तों केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर अब 6 देखिए, जो बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखिए दोस्तों, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर निम्नलिखित है। पहला, अब 2 भागों में बांट दिए, आप सभी को भी इसी अनुसार लिखना है। तो पहले 2 भागों में बांट देंगे, फिर बीच में एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद 1 नंबर लगाएंगे। पहला है धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। तो धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके विद्युत धनायन बनाता है। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में हो जाता है 8 और लास्ट में हो जाता है 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन को यह क्या कर देता है? त्याग कर देता है। फिर कैल्शियम को जाता है 20, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। तो अधातु का प्रथम गुण देखते हैं। तो अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, अर्थात अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। दूसरा देखिए, धातु में धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो जल में घुलकर क्षार बनाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड
को जब जल में मिलाया जाता है तब NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अधातु में दूसरा देखते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये भी पूछा जाता है बोर्ड में, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं, जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जब मिलाया गया तो H2CO3 बनाता है। ठीक, आगे देखते हैं। धातु में तीसरा नंबर देखिए दोस्तों, धातु जो होता है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे जिंक धातु है और H2SO4 अम्ल है। जिंक जब अम्ल से अभिक्रिया किया तो ZnSO4 इंटू प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। और अधातु में देखिए, यह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। तो एग्जाम्पल कार्बन, ये जो अम्ल के साथ अभिक्रिया आती है, इसमें कोई भी लवण नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, 4 नंबर है, धातुएं अधातु से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक का निर्माण करती है। धातु जब अधातु से अभिक्रिया करती है तो आयनिक यौगिक का निर्माण करती है। जैसे Na प्लस Cl2 NaCl बनाता है, फिर संतुलित कर दिया गया है। Ca प्लस O2 यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। फिर चौथा नंबर देखिए, अधातु में अधातु से अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करती है। जैसे कार्बन और क्लोरीन है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण करती है यहाँ पर, और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl का निर्माण करती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले आप सभी को यह अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं और इन्हीं 6 इसी 6 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया गया है। CO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। Cl4 क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।